हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से 2022 के साइंस के कुछ पेपरों के सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अब हम कर रहे हैं 2021 के साइंस के पेपर के सॉल्यूशन, और आज में हम करने वाले हैं 24 दिसंबर 2021 का साइंस का पेपर। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विभिन्न घनत्वों के तीन दरों पी क्यू आर में कोई वस्तु एक एक करके डाली गई है। यानी तीन द्रव लिए गए हैं, उनके घनत्व अलग अलग है और वस्तु तो एक ही है, पर जो द्रव लिए गए हैं वो तीनों अलग अलग हैं। और कौन से? पी क्यू आर है। निम्न कथनों को ध्यान में रखते हुए इन द्रवों को उनके घनत्वों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी बढ़ता क्रम देखना है हमें। ठीक है, अब क्या करना है? द्रव पी में वस्तु पूर्णतः डूब जाती है, ये कथन दिए गए कुछ। इन कथनों के आधार पर हमें देखना है कि कौन सा घनत्व किस प्रकार का, नहीं कौन सा द्रव किस प्रकार का घनत्व रखता है। बी कथन क्या दिया? द्रव क्यू में वस्तु तैरती है और उसके आयतन का 1/4 भाग द्रव की सतह के नीचे रहता है। नीचे कितना रहता है? 1/4 रहता है, तो ऊपर कितना रहेगा? 3/4 रहेगा। ठीक है, अब सी क्या दिया? द्रव आर में वस्तु तैरती है और उसके आयतन का 1/2 भाग द्रव के सतह के नीचे है, यानी आधा भाग ऊपर है और आधा भाग नीचे। इन कथनों के आधार पर हमें देखना है कि कौन से द्रव का घनत्व कैसा है। ठीक है, तो क्या है? पी में वस्तु पूर्णतः डूब गई है। पी में वस्तु क्या है? पूर्णतः डूब गई है। तो क्या रहेगा? पी का जो घनत्व है, पी का जो घनत्व है वस्तु के घनत्व से क्या है? कम है। वस्तु का घनत्व ज्यादा है तभी तो वो नीचे डूब गई। द्रव का घनत्व कम था तो वो उस पे फोर्स नहीं लगा पाया। वस्तु का घनत्व क्या था? ज्यादा था, तो पी का घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले के लिए तो ये बात हो गई। ठीक है, अब क्या है? द्रव क्यू में वस्तु तैरती है और उसके आयतन का 1/4 भाग द्रव के सतह के नीचे, यानी 3/4 क्या है? सतह के ऊपर है और 1/4 क्या है? नीचे है। ठीक है, तो ज्यादा भाग क्या है? ऊपर है और कम भाग क्या है? नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ? वस्तु का जो घनत्व है द्रव के घनत्व की अपेक्षा कम है, तभी तो द्रव ने ज्यादा ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, तभी तो उसका 3/4 ऊपर है और 1/4 भाग नीचे है, तो वस्तु तैर रही है। ठीक है, पी का तो क्या है? घनत्व कम है। क्यू का घनत्व क्या है? वस्तु के घनत्व से ज्यादा है। ठीक है, अब क्या है? द्रव आर में वस्तु तैरती है और उसके आयतन का 1/2 भाग द्रव की सतह के नीचे रहता है, यानी आधा भाग ऊपर है और आधा भाग नीचे है। तो क्या है? लगभग बराबर कह सकते हैं हम इनके, इनका घनत्व बराबर है। ठीक है, क्या सबसे जो कम घनत्व था कौन से द्रव का था? पी का था, तभी तो वस्तु उसके अंदर डूब गई। फिर क्या आएगा? आर का आएगा। फिर क्या आएगा? आर का आएगा और फिर आएगा क्यू का, यानी क्यू का जो घनत्व है वो सबसे, द्रव का घनत्व सबसे ज्यादा है, तभी तो वस्तु को ज्यादा ऊपर रखा है और नीचे कम रही है। क्यू का घनत्व जो है वो सबसे क्या है? ज्यादा है। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? क्यू का घनत्व सबसे ज्यादा है, फिर सबसे कम है पी का, क्योंकि उसने वस्तु को पूरा ही क्या कर लिया? अंदर कर लिया, यानी वस्तु का घनत्व ज्यादा, द्रव का घनत्व कम है, तो पी सबसे पहले आएगा। पी सबसे पहले है दो ऑप्शन में, बी और डी ऑप्शन में। अब दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए? हमारा आर आना चाहिए, क्योंकि आर ने आधा ऊपर रखा आधा नीचे रखा है, पर इसने 3/4 ऊपर रखा है और 1/4 नीचे रखा है, तो क्यू सबसे लास्ट में आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें क्यू सबसे लास्ट में है? बी और डी में से तो डी में है, तो डी ऑप्शन राइट होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमारा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि कोई वस्तु जितना द्रव उठाएगी उतना ही बल लगेगा उस पे। तो पहली वस्तु डूब गई क्योंकि उसने द्रव नहीं हटा पाई, उसका घनत्व ज्यादा था और द्रव का घनत्व कम है। ठीक है, तो उस पे कोई बल नहीं लगा और वो डूब गई। तैरेगी कौन सी वस्तु? जिसका जिसने द्रव हटाया है, यानी जो द्रव उसने अलग किए है वो, और जो बल लग रहा है वो बराबर होंगे तभी कोई वस्तु तैर पाएगी, जिसे उत्प्लावन बल हम कहते हैं। ठीक है,
अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिए हमें, मानव कर्ण, कान का ध्वनि कंपनों को विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला भाग कौन सा है। यानी मानव का जो कान है उसमें जो ध्वनि सिग्नल है उसको विद्युत सिग्नलों में कौन परिवर्तित करता है, कि वो तंत्रिका तंत्र को सिग्नल देते हैं कि ऐसा आ रहा है और वो फिर मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला भाग बताना है हमें। पहला दिया हुआ है कर्णावर्त, दूसरा दिया है वल्यक, तीसरा दिया है मुद्रक और 4 पे दिया हुआ है कर्ण पट्टी झील। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा, इसमें रहेगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, क्या है, कर्णावर्त। कर्णावर्त एक खोखली सर्पिल आकार की हड्डी है जो आंतरिक कान में क्या होती है, पाई जाती है, जो सुनने की भावना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वही हमें देख रहे हैं ध्वनि कंपन को विद्युत सिग्नल में सुनने में कौन हेल्प करता है, कर्णावर्त करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा राइट रहेगा इसमें। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन से लक्षण ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय भालू के अनुकूलन में सहायता करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र कौन सा होगा, जहां बर्फ रहती है, क्या होता है, जहां बर्फ रहती है, ठंड होती है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है, वहां पे जो भालू पाया जाता है वो उस वातावरण में कैसे रह सकता है, उसमें कौन सहायता करता है उसकी, वो आपको बताना है। पहला है श्वेत लोम चर्म, दूसरा है लंबे गोल तीखे पंजे, 3 पे क्या दिया, जाल पात। तो वेब्ड फीट किसके होते हैं, मेंढक के होते हैं, तो वो क्या करते हैं उसको तैरने में या पकड़ बनाने में हेल्प करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो इसमें नहीं आएगा। अब बचे श्वेत लोमचान और लंबे गोल तीखे पंजे। तो आपने देखा होगा दो ध्रुवीय क्षेत्र में जो जानवर पाए जाते हैं उन पे बहुत लंबे लंबे बाल जिन्हें फर कहते हैं, वो उनकी क्या, अगर सर्दी से यानी टेम्परेचर वहां पे कम है उनसे हेल्प करता है। तो लंबे बाल बोल सकते हैं, फर बोल सकते हैं। ठीक है, लंबे गोल तीखे पंजे ताकि वो बर्फ में उनकी चलने में हेल्प कर पाए, ताकि वो भारी होगा, जैसे चौड़ा होगा, जैसे ऊंट का आपने देखा होगा चौड़ा फिट रहता है, तो वो रेत में चलने में हेल्प करता है, पर जो बर्फ में चलने के लिए तीखे पंजे हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये बात ठीक है। श्वेत लोम चर्म ये भी इसमें राइट रहेगा, ये भी उसकी एक विशेषता है जो उसको अनुकूल बनाती है वहां के रहने के लिए, यानी ए और बी दोनों इसमें राइट रहेंगे। तो ए और बी दिया हुआ है हमें सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन राइट रहेगा हमारा 3 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या है 4 नंबर क्वेश्चन, पहचानिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। पहला क्या दे दिया, चांदी के कप का बदरंग होना, दूसरा है नेफ्थलीन के पिंडों का ऊर्ध्वपातन, तीसरा है जल का विद्युत अपघटन, 4 पे दे दिया भाप का संघनन, 5 पे है एल्यूमिनियम की तार का खिंचाव। कौन सा परिवर्तन देखना है हमें, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, यानी हम जो अभिकर्मक लेते हैं उससे एक नया उत्पाद बनता है, वो जो हमने लिया था उससे क्वालिटी में आकार में मतलब उसके गुण आकार और उसकी जो स्थिति है वो पहले वाले जो हमने लिया था उससे अलग होती है। ठीक है, वो है हमारा रासायनिक परिवर्तन। जैसे हम दूध लेते हैं, दूध का दही जमना रखते हैं हम, तो दही बन जाता है, तो वो दूध से अलग है, उसके रासायनिक गुण चेंज हो गए हैं, तो वो क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार जैसे लोहा है, लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, तो वो क्या होगा, एक रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि उसने लोहे का जो पहले जो उसकी स्थिति थी उसका जो गुण थे उसको चेंज कर दिया, तो वो क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, यानी जो हम अभिक्रिया से पहले और बाद में जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसकी स्थिति अलग हो सकती है, यानी पहले वो बड़ा था छोटा हो सकता है, उसके गुण लगभग सेम रहेंगे कि जैसा वो पहले था बाद में भी वैसा ही रहेगा, स्थिति और आकार में उसके बदलाव हो सकता है। ठीक है, जैसे भाप का हम संघनन करते हैं, ठीक है, पानी गर्म करते हैं, उबलना डालते हैं, भाप बनेगी, भाप को क्या करेंगे, इकट्ठी करेंगे, तो क्या वापस से पानी बन जाएगा, उसका कोई गुण चेंज नहीं हुआ, तो ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, नेफ्थलीन के पिंडों का ऊर्ध्वपातन, यानी नेफ्थलीन की जो गोलियां होती है वो सीधे ही
ठोस भी होती है, पहले तो सॉलिड में होती है, वो लिक्विड में ना आकर क्या हो जाती है, सीधे ही गैस में परिवर्तित होती है, तो वही हमारा ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ये जो होते हैं, इससे वापस से हम नेफ्थलीन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। इसके गुण में कोई चेंज नहीं होगा, जैसा पहला था वैसे बाद में भी वैसे ही रहेगा। पर जो चांदी के कप का बदरंग होना और जल का विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन क्या कहलाता है, जैसे H2O क्या है हमारा, जल। तो जल में क्या है, ए दो हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन का है। हाइड्रोजन 1+ देता है यानी 2 यहाँ आएगा, और ऑक्सीजन 2 माइनस करता है, तो -2, ये इसका विद्युत अपघटन हो गया। तो ये क्या है, एक रासायनिक यानी अणुओं में, ये एक अणु था और ये अलग अलग परमाणुओं में टूट गया हमारा, ठीक है। तो ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। तो सी एक रासायनिक परिवर्तन, और चांदी के कप का बदरंग होना, यानी चांदी जैसे पहले थी बाद में नहीं है वैसा, उसका गुण चेंज हो गया है। तो ये भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन। जो 5 पे एल्यूमिनियम की तार का खिंचाव, तो एल्यूमिनियम का जो गुण था वो तो है ही, उसमें खींचने से वो पतली हुई है, उसके आकार या स्थिति में परिवर्तन हो, ना कि उसके गुण में। तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। तो ए और सी ही इसमें ऐसे हैं जो रासायनिक परिवर्तन है 4 नंबर क्वेश्चन में हमारे, ठीक है। तो ए और सी कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है ए और सी, तो सी ऑप्शन राइट होगा 4 का, ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, खनिज पेयजल के महत्वपूर्ण घटक है। खनिज पेयजल के महत्वपूर्ण घटक है, यानी पीने वाले जो वाटर होता है, जो जल होता है, उसके अंदर खनिज पाए जाते हैं। वो जो जल को क्या करते हैं, महत्वपूर्ण क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो उसके लिए जरूरी है। निम्न में से जल संशोधन की कौन सी विधि खनिजों की भारी हानि करती है, पहली दे दी उबालना, दूसरी दे दी छानना, तीसरी दी उत्क्रमित परासरण, और 4 पे है छानना और उबालना। उबालने से क्या होता है, जो छोटी मोटी अशुद्धियां होती है उसके अंदर, जैसे स्मेल वगैरह आ रही है या छोटा मोटा कोई और अशुद्धियां हैं, तो वो उससे मिट्टी वगैरह की वो उससे दूर होती है। छानने से भी उसके अंदर कोई ऊपर है, जैसे कोई तैरता हुआ घास फूस का टुकड़ा आ गया, कोई और अन्य आ गया, तो छानने से वो दूर हो गया हमारे। इससे तो खनिजों का तो किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई, ना तो उबालने से और न ही छानने से। उबालना और छानना 4 पे भी ये दिया, पर जो 3 क्या दे दिया, उत्क्रमित परासरण, इसमें क्या होता है, बार बार जल को क्या है, छलनियों में से गुजारा, झीलियों में से गुजारा जाता है, जिससे जो खनिज हैं उनकी सबसे ज्यादा हानि होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा 5 नंबर क्वेश्चन में, सी नंबर ऑप्शन राइट रहेगा हमारा, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्य रूप से अधातुओं के लिए सत्य है, यानी धातु के बारे में नहीं बताना, अधातु के बारे में हमें बताना। पहले, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, दूसरा ये वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते, तीसरा ये अम्लों के साथ सक्रिय रूप से अभिक्रिया करते हैं, 4 है पीटे जाने पर ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो अधातुओं का बारे में सत्य बताना है हमें। अधातुओं के कुछ गुण होते हैं, अधातुएं होती है वो सामान्य, यानी जो रूम टेम्परेचर, हमारा जो सामान्य टेम्परेचर रहता है, उसमें जल के साथ किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया वो नहीं करती अधातु, ठीक है। तो ये एक गुण हो गया इसका। अधातु को जो वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो क्या बनाते हैं, ये धातु ऑक्साइड बनाते हैं, और क्या करते हैं, अम्लीय प्रक्रिया, यानी अधातुओं को जो वायु के साथ में क्या किया जाता है, वायु के साथ में इनको गर्म किया जाता है, तो अधातु ऑक्साइड बनाएंगे, और वो कैसे होंगे, अम्लीय प्रकृति, यानी ऐसे अधातु और ऐसे ही अम्ल, आप इस बात से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कार्बन लेते हैं, कार्बन के ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो O2 ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, और उष्मा तो निकलेगी, रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो ये एक अधातु ऑक्साइड बन गया, और ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब क्या दे दिया, अधिकांश अधातुएं तनु अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती है, अधिकांश अधातुएं तनु अम्लों के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन सांद्र जो नाइट्रिक अम्ल है HNO3 होता है हमारा, उसके साथ में वो अभिक्रिया कर लेती है HNO3,
ठीक है। सामान्य अम्लों के साथ वो क्रिया नहीं करती है, पर HNO3 के साथ वो अभिक्रिया कर लेती है। ये धातुओं की तरह टकराने या पीटने पर किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं करते, यानी अधातु ध्वनि उत्पन्न नहीं करती और धातु ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ये तो धातु का गुण है। अम्लों के साथ सक्रिय रूप से अभिक्रिया करते हैं, नहीं करती है धातु में, ये भी नहीं आएगा। ये वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती, तो ये वायु के साथ अभिक्रिया करती है, जल के साथ नहीं करती जो अधातु होती है। तो पहला ऑप्शन राइट रहेगा 6 में हमारे, ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, वयस्क रेशम के कीड़े का जीवन चक्र बहुत ही छोटा होता है, जिसके दौरान वे, यानी जो वयस्क जो रेशम का कीड़ा है उसका जीवन चक्र, जो उसका चक्र है कि वो इतने टाइम तक ही जीवित रहेगा, वो बहुत छोटा होता है। इसके दौरान वो क्या करते हैं, पहला है, अपने छेद करने वाले और चूसने वाले मुंह के भागों से पौधों का रस ग्रहण करते हैं। दूसरा है, अपने काटने और चबाने वाले मुंह के भागों से शहतूत की पत्तियों से भोजन ग्रहण करते हैं। तीसरा है, मकरंद से भोजन ग्रहण करते हैं। चार है, मुंह में कार्यात्मक भाग ना होने के कारण भोजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो यही ऑप्शन इसमें राइट रहेगा कि जो रेशम का जो कीड़ा होता है उसके मुंह में किसी प्रकार का कोई कार्यात्मक भाग नहीं रहता, जिसके कारण वो भोजन ग्रहण नहीं कर पाते और उनका जीवन चक्र छोटा रहता है। तो डी ऑप्शन राइट होगा 7 में हमारे। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, संतुलित आहार में कौन से घटक अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं। संतुलित आहार क्या होगा, यानी हमारे शरीर है, उस शरीर को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, उस शरीर को बड़ा होने के लिए, ग्रोथ करने के लिए चाहिए, उस शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए भी चाहिए। तो वो है हमारा संतुलित ऐसा आहार जिसमें क्या हो, हमें जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी हो, जितनी हमें सुरक्षा चाहिए उतनी सुरक्षा हो, और क्या हो, जितना ही हमें ग्रोथ करनी है वो सब उसमें उपस्थित हो, वो है एक संतुलित आहार हमारा। तो कार्बोहाइड्रेट और जो वसा होते हैं वो सबसे ज्यादा एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा। वसा जो ऑयली फूड हम खाते हैं वो वसा हो सकता है, जैसे घी, तेल, वो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट और वसा में से हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। जो प्रोटीन रहता है वो ग्रोथ बोल सकते हैं, इससे हमारे शरीर की जो ग्रोथ है वो अच्छी, एनर्जी भी मिलती है इससे और हमारे शरीर की ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है। विटामिन, विटामिन क्या करता है, हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, विटामिन क्या करता है, हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करता है। रेशा क्या है, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने में क्या करेगा, हेल्प करेगी, जो रेशे होंगे, फाइबर बोलते हैं जिनको, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किससे मिलेगी, वसा और कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, जिसे एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, फैट और कार्बोहाइड्रेट। बी ऑप्शन राइट रहेगा 8 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है हमें, 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 9 नंबर क्वेश्चन, ब्रोंकाइटिस क्या है, सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा का वर्धन निम्नलिखित में से किस वजह से होता है वो आपको बताना। स्मोक, कृषि में उर्वरक का अधिक प्रयोग, तीसरा है नदी में औद्योगिक कचरे का निर्वहन, चार है अम्ल वर्षा। तो क्या दिया है इसमें, पहले ऑप्शन में क्या दिया है, स्मोक। स्मोक कैसे बनता है, स्मोक उस प्रदूषित हवा को कहते हैं जिसमें धुआं और क्या होता है, कोहरे को मिला के जो बनेगा, धुएं और कोहरे से मिला के जो बनेगा उसको स्मोक कहते हैं। जैसे फैक्ट्री वगैरह से जो धुआं निकलता है या अन्य जहरीली जो गैसें निकलती है वो कोहरे के संपर्क में आएगी और स्मोक का क्या करेगी, निर्माण करेगी, उससे क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, अस्थमा का भी वर्धन होगा, उससे नाक कान में इन्फेक्शन भी होते हैं, एलर्जी बोलते हैं, ठीक है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये क्या है, स्मोक की वजह से होता है हमारा। जो पहला ऑप्शन है वो राइट रहेगा। कृषि में उर्वरक का अधिक प्रयोग, तो वो कोई अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में क्या करेगा, उसमें नहीं रोल निभाएगा और उससे कुछ होगा। नदी में औद्योगिक कचरे का निवारण, इससे जल प्रदूषित होगा हमारा। अम्लीय वर्षा से क्या होगा, जो अच्छी इमारतें हैं उनके जो क्षरण हो रहा है वो अम्लीय वर्षा का कारण होता है हमारा, ठीक है। इससे जो भूमि की उर्वरता है वो भी क्या होती है, कम होती है अम्लीय वर्षा से। पहला ऑप्शन राइट रहेगा जो 9 नंबर है, कि इससे जो स्मोक है उससे ब्रोंकाइटिस क्या है, सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा का वर्धन होता है।
10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे दिए गए कथन को पढ़े और सही विकल्प का चयन करें। कथन क्या दिया है, जुगाली करने वाले पशुओं के प्रथम आमाशय और अंडूक में जीवाणु होते हैं जो पाचन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। कारण क्या दे दिया, प्रथम आमाशय के जीवाणु भोजन का किण्वन करते हैं और मीथेन की उच्च सांद्रता के साथ गैसें उत्सर्जित करते हैं। तो आपने देखा होगा जो गाय भैंस होती है वो चारा खाने के बाद में जुगाली करती है, क्यों करती है, भोजन को उनका क्या है, वो अगर अच्छे से जुगाली करेगी तो भोजन है वो अच्छे से पाचित होगा, ये उसका सिग्नल है। अगर उन्होंने जुगाली नहीं की तो उनका जो भोजन है वो पाचित नहीं हुआ, ये हमें पता चल जाता है। तो जुगाली करने वाले पशुओं के प्रथम अमाशय और अंडों में जीवाणु होते हैं जो पाचन में क्या करते हैं, सहायता, ये बात ठीक है। प्रथम आहार के जो जीवाणु भोजन को क्या करते हैं, किण्वित कर देते हैं, यानी उसको छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं जिस रूप में वो ग्रहण कर सकते हैं और मीथेन की उच्च सांद्रता के साथ गैसें उत्सर्जित करते हैं। तो इसका कारण भी ठीक है और कथन भी ठीक है, यानी पहला ऑप्शन ये राइट रहेगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा 10 में हमारे। अब क्या दिया है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, नीचे दिए गए कथन को पढ़े और सही विकल्प का चयन करें। कथन क्या है, हिरण चारों तरफ खतरे को देख सकती है। कारण क्या, हिरण की आंखें उसके सिर के दोनों ओर होती है। आपने देखा होगा जो हिरण होती है वो ज्यादा सचेत रहती है, उसको थोड़े से ही कोई आहट होती है या आवाज सुनाई देगी वो सचेत हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि उसकी जो आंखें हैं वो दोनों ओर रहती है सिर के, ठीक है, वो आगे पीछे दोनों तरफ एक साथ देख सकती है, यही इसका कारण है। तो कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो 11 में क्यों आएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही हमारा राइट रखेगा, ठीक है। अब क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में, मेंढकों के कायांतरण की प्रक्रिया में कौन से हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी एंडो से क्या बना, टेडपोल बना, टेडपोल से एक क्या बनेगा, मेंढक बनेगा, पूर्ण जीव बनेगा, वो प्रक्रिया हो रही है, उसमें कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो आपको देखना है। तो टेस्टोस्टेरोन और जो प्रोजेस्टेरोन है वो ह्यूमन हार्मोन है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन मैं मेल हार्मोन बोल सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन फीमेल हो गया। एड्रिनल हार ये एक ग्रंथि होगी। थायरोक्सिन हार्मोन, जो थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मेंढक के कायांतरण में। तो मेंढकों में कायांतरण की प्रक्रिया को थायरोक्सिन हार्मोन द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। कायांतरण एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के उत्पन्न होने यानी अंडे से एक पूर्ण जीव के बनने की प्रक्रिया को बताया जाता है, ठीक है। जैसे मेंढक का बच्चा होता है, टेडपोल एक छोटी मछली जैसा लगता है लेकिन धीरे धीरे वो एक पूर्ण मेंढक में बदल जाता है। और इसकी जो प्रक्रिया वो कैसे चल रही है, पहला अंडा आएगा, अंडे से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, ठीक है। भ्रूण से क्या बनेगा, टेडपोल बनेगा। टेडपोल फिर उसके आगे वाले जो पैर हैं वो विकसित होंगे, फिर उसके आगे और पीछे वाले दोनों, फिर फ्रोगलेट बोलते हैं, फ्रोगलेट बनेगा, फिर पूर्ण एक वयस्क मेंढक बनेगा। ये प्रक्रिया इसकी कायांतरण में चलती है और इसमें कौन सा हार्मोन हेल्प करेगा, थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, इसमें हेल्प करता है। 12 में सी ऑप्शन राइट रहेगा। अब नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या है क्वेश्चन 13 नंबर, एक सरल लोलक में निम्न में से कौन सा परिवर्तन लाने से उसका आवर्तकाल टी बढ़ जाएगा। तो टी उसका आवर्तकाल है, यानी 1 सेकंड में कितनी आवर्ती हुई है वो उसका आवर्तकाल, ठीक है। आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है, 2 पाई। 2 पाई तो एक कांस्टेंट है और किस पे निर्भर करता है, जो तार की लंबाई है, धागे की बोल सकते हैं, तार की जो लंबाई है और गुरुत्वीय त्वरण उस पे क्या करता है, निर्भर करता है ये, हाँ, जो सरल लोलक का आवर्तकाल है, ठीक है। तो ये तो एक स्थिर क्वांटिटी है। 2 पाई का मान आपको पता है 20/7 होता है, 22/7। जी गुरुत्वीय त्वरण आपको पता है 9.8 रहता है हमारा, ठीक है। अब क्या है, अब बच गया सिर्फ एक एल, यानी जैसे ही उस तार की लंबाई बढ़ाएंगे उसका आवर्तकाल क्या करेगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के समानुपाती, टी और एल समानुपाती है, जैसे एल बढ़ेगा टी बढ़ेगा, ठीक है। तो लंबाई में अगर हम वृद्धि करेंगे तो उसका आवर्तकाल बढ़ेगा, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या रहेगा इसमें, राइट रहेगा 13 में, ठीक है। अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, जब कोई
जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित होती है तब परावर्तित किरण होगी। सतह के समांतर, सतह के लंबवत, सतह के साथ न्यून कोण पर, सतह के साथ अधिक कोण पर। तो क्या रहता है कि जब कोई सतह पर कोई किरण आती है, अभिलंब के साथ वो जितना कोण बनाएगा उतने पे ही वो क्या होगी, परावर्तित होगी। यानी ये वाला जो एंगल है जिसे आई बोलते हैं और ये वाला जो एंगल है आर बोलते हैं, दोनों बराबर रहते हैं। अब कोई किरण है वो जो लंबवत आ रही है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो वो 90 डिग्री पर ही क्या होगी, परावर्तित होगी, क्योंकि साइन आई और आर जो दोनों एंगल रहते हैं, आपतित एंगल और परावर्तित जो कोण बनता है वो दोनों बराबर है। तो आपतित जो कोण दिया हुआ है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, तो परावर्तित जो कोण रहेगा वो भी क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो सतह की क्या होगी, वो लंबवत होगी। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, राइट रहेगा, सतह के लंबवत होगी। ठीक है, अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। कथन क्या, एक लड़के ने देखा कि कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर आसानी से गति कर रहा है जब उसकी बहन ने कैरम की प्लाईवुड पर टेल्कम पाउडर डाला। कारण क्या दे दिया, टेल्कम पाउडर कैरम की प्लाईवुड और स्ट्राइकर के घर्षण को बढ़ा देता है। ठीक है, टेल्कम पाउडर यानी जो हमारा कैरम रहता है उसका जो स्ट्राइकर है वो अच्छे से गति नहीं कर रहा था, पर उसकी मतलब उस पे जैसे ही टेल्कम पाउडर डाला गया तो वो स्ट्राइकर है वो अच्छे से गति करने लगा। तो क्या हुआ, घर्षण कम हुआ, पहले घर्षण ज्यादा हो रहा था, जैसे ही उसके ऊपर पाउडर डाला गया तो घर्षण क्या हो गया, कम हो गया। घर्षण कम होने की वजह से उसकी जो गति है वो आसानी से होने लगी, तेज हो गई। ठीक है, घर्षण क्या करता है, हमारी जो गति है उसका विरोध करता है। ठीक है, घर्षण ज्यादा होगा गति नहीं होगी, घर्षण कम होगा गति तेज होगी। ठीक है, टेल्कम पाउडर कैरम की प्लाईवुड और स्ट्राइकर के घर्षण को बढ़ाता है, तो बढ़ाता नहीं है, वो कम करता है। तो ये कारण तो गलत है, पर कथन क्या है इसका, सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऐसा क्या है हमारा 15 में कि कारण, कथन तो ठीक है पर कारण क्या दिया हो इसमें, गलत दिया। ए सत्य है लेकिन आर क्या है, असत्य है। सी ऑप्शन क्या रहेगा, राइट रहेगा 15 नंबर क्वेश्चन में। और आज की वीडियो में 15 क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। जो 15 क्वेश्चन आंसर हमारे बच गए हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।